नमस्कार दोस्तों, PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग आज तक जितनी भी आपने वीडियो देखी है साथियों, कोई ना कोई चीज़ आपको और सीखने को मिलती है। इस समाज के प्रति हमारी हम लोग जो भी करते हैं या फिर इस समाज को संदेश देना चाहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड आप लोगों को जानकारियां देते हैं, मेडिकल से रिलेटेड अवेयरनेस के कार्यक्रम हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है साथियों कि आपने देखा होगा कि बदलते इस मौसम में बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो 50 साल से अबव हैं, उनको एक कॉमन बीमारी होती है, वो है सांस फूलने की बीमारी। यस मेरे साथियों, सांस फूलने की बीमारी, सांस का फूलना, खांसी लगातार आना, बलगम आना, फेफड़ों में एलर्जी होना, फेफड़ों में सूजन आना, खांसते खांसते सांस में प्रॉब्लम्स आना, ये सारी सिम्टम्स जो है ये बदलते मौसम में बहुत परेशान करता है। ऐसे बदलते हुए मौसम में एक बहुत साधारण सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मेरी वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। और साथियों, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे साथियों, आप लोग जैसा कि जानते हो कि इस समाज में अस्थमा को लेकर बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो बहुत परेशान रहते हैं। ज़्यादातर इसमें हमने देखा है कि 50 साल से 90 साल के या 100 साल के बुजुर्गों को ये बीमारी ज़्यादातर होती है। मेरे साथियों, अब क्या है कि इस बदलते मौसम में छोटे बच्चे भी ग्रसित होते हैं, जिसको निमोनिया कह देते हैं, जिसे ब्रोंकोडायलेटर कह देते हैं। भी ब्रोंकोडायलेटर यानी फेफड़ों की बीमारी, ये होती क्या है, किस तरह से होती है, मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथियों। ये एक एंटी एलर्जी यानी कि अस्थमैटिक एक एलर्जी होती है, जो शरीर के अंदर हमारी जो बलगम, दर्द, सूजन और सांस की बीमारियों से रिलेटेड ये बीमारी है। जो सांस हम लोग लेते हैं वो बहुत खिंच के आता है, बहुत परेशानी होती है, खांसी के साथ आता है। आप बहुत ज़्यादा सो नहीं सकते, अगर आप सीधा लेट रहे हैं तो आप सो नहीं सकते और उठना ही पड़ेगा। खांसी के साथ बलगम आना, चेस्ट इन्फेक्शन होना, सांस फूलना, फेफड़ों की बीमारी हो जाना, छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाना, बड़े बच्चों को बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े आदमी हैं, उनको ज़्यादातर निमोनिया हो जाना। तो ये ब्रोंकोडायलेटर की एक बीमारी खास हमने देखी है, जो इस समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मेरे साथियों, इसमें एक कॉमन सी दवाई है, मैंने आपको बताया कि किस तरह की ये बीमारी होती है, इसको क्या कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है। बचा इसलिए ऐसे जा सकता है मेरे साथियों कि ठंड से ज़्यादा बचिए, बर्फ़ की चीज़ मत खाइए, इस मौसम में से बचिए, बदलते मौसम में बाहर ना निकलिए, गर्म चीज़ का सेवन कीजिए, अपने घर में रहिए, ज़्यादातर अपने घर में रहिए। धूल वाले इलाके में, धुएं वाले इलाके में या घर में जो भी धुएं का काम है उसे बंद करके आप अच्छी तरीके से अपने को सुरक्षित रख सकते हो। आप अपने डॉक्टर को दिखा के, एक अच्छे फिजिशियन को दिखा के, एक अच्छे मेडिसिन्स वाले डॉक्टर्स को दिखा के, मेडिसिन MD MS डॉक्टर को दिखा के, हृदय रोग विशेषज्ञ, चेस्ट रोग विशेषज्ञ को दिखा के आप अपने आप को बचाव रख सकते हैं। फिर भी एक मैं बताता हूँ मेरे साथियों, एक कॉमन सी दवाई मैं आपको बताता हूँ। इस कॉमन सी दवाई में केवल 4 दवाइयाँ हैं, एक पीने वाली दवाइयाँ हैं, कुछ खाने वाली दवाइयाँ हैं। मेरे साथियों, अगर आप इसे लेते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं या आप बीमार नहीं होंगे। अगर पहले से ही बीमारी है आपको, आप अस्थमैटिक्स हैं और आप पुराने मतलब साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल से लगातार आपको ये प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आप ठंड से बचिए, ठंडी चीज़ों से बचिए। अपना इलाज
अब मैं कुछ दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ जो घर में रखने योग्य है। अपने जो भी डॉक्टर अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, उस डॉक्टरों से भी अपील है कि ये 4 दवाइयाँ आप अपने पेशेंट को दे सकते हो। आप अपने पेशेंट को देकर उसको रिलीफ दे सकते हो। अगर रिलीफ देने के बाद यानी कि 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन खिलाने के बाद अगर रिलीफ 100% आएगा ये दवाई देने से, और अगर रिलीफ नहीं आता है तो आप एक्सरे चेस्ट कराइए, आप विडाल टेस्ट कराइए, आप उनके बलगम की जांच कराइए, उनके एक्सरे वगैरह फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं उसकी जांचें कराइए, और अगर आपके बस की हो जांचें देखने के बाद तो आप ट्रीटमेंट कीजिए, वरना उनको हायर सेंटर आप भेज सकते हो, या फिर अच्छे किसी डॉक्टर को जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जो MBBS MD MS डॉक्टर्स हैं, उनके यहाँ पर आप दिखा सकते हो। उनकी कंसल्ट लेकर उनके ऑब्जर्व में ट्रीटमेंट ले सकते हो। मेरे साथियों, अब मैं बता रहा हूँ मेरे साथियों 4 दवाइयाँ जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं, जो भाई प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो दूर दराज क्षेत्र में जहाँ तक मेडिकल हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जहाँ बड़े डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ पर आप ऐसे मरीजों को, जो एस्थमेटिक मरीज हैं, जो श्वास के मरीज हैं, जो दमे के मरीज हैं, जो फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसों को फर्स्ट एड देके, यानी कि आप फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार किस तरह से आप दे सकते हैं। सबसे पहले मैं छोटे बच्चों को लेकर चलता हूं। छोटे बच्चों को अगर निमोनिया की प्रॉब्लम है तो आप इनहेलर का प्रयोग करें, या फिर उनको एक जो इनहेलर आता है, जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चों को जो लगाते हैं, श्वास की एक दवाइयाँ देते हैं, आप उसे दे सकते हो। और बड़े को जो भी है, आप छोटे बच्चों को सर्दी से बचा सकते हो, छोटे बच्चों को गर्म चीज़ें खिलाओ, और छोटे बच्चों को ठंड से बचाओ, ठंडी चीज़ ना दी जाए। इनहेलर का प्रयोग करने के लिए उन छोटे छोटे बच्चों को करना चाहिए या करवाना चाहिए, अगर घर में कोई भी छोटा छोटा बच्चा है। और उसके फेफड़ों पर विक्स की मालिश करनी चाहिए, यानी कि गरमाई की गर्म चीज़ की एक सिकाई करनी चाहिए, उसे गर्म पानी को यूज़ कराना चाहिए, और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक छोटे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अब हम बड़े बच्चों की बात करते हैं। बड़े बच्चों की जो 5 साल से 10 साल के बीच में हैं, आप उनको भी इसी तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो 15 साल से ऊपर हैं, 70, 80, 85 साल के जो भी हैं, तो उनको पूरी की पूरी दवाई दे सकते हैं। उनमें छोटे बच्चों में उनकी कॉमन सी बात है, ये 4 दवाइयाँ आप लोगों के लिए कारगर है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सिरप दीजिए, और जो उससे बड़े हैं तो उनको आधी टैबलेट दीजिए। टैबलेट पर अगर कैप्सूल पर टैबलेट वगैरह पर जाते हैं तो, और अगर उनसे बड़े हैं तो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट दीजिए, पूरी टैबलेट उन्हें दीजिए। मेरे साथियों, एक टैबलेट आती है मॉक्स 500 mg। यस मेरे साथियों, मॉक्स 500 mg। मॉक्स 500 mg ये एंटीबायोटिक है और एंटी एलर्जी में भी काम करती है। एंटी अस्थमेटिक्स जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ये मॉक्स जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। एमोक्सोसिलिन 500 mg, ये साल्ट इतना अच्छा है। छोटे बच्चों को सिरप दे सकते हो, बड़े बच्चों को इसकी टैबलेट आती है वो भी दे सकते हो, उसके कैप्सूल्स आते हैं वो भी दे सकते हो। एज के अनुसार, अगर एज के अनुसार आप अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो ही कामयाब होगा। मेरे साथियों, इसके साथ साथ एक वाइसलोन 10 mg दे सकते हो बड़ों को, वाइसलोन 5 mg दे सकते हो छोटों को, और एक सिरप आता है आधा चम्मच छोटे बच्चों को, या फिर उसकी एज के हिसाब से या फिर वेट के हिसाब से आप लोग घर में दे सकते हैं। दूसरा आता है अस्थाकाइंड, एक टैबलेट आती है जो बड़े बच्चों को सिरप दीजिए, टैबलेट दीजिए, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको टैबलेट दीजिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको सिरप दीजिए ताकि वो अच्छी तरीके से ले सके। अब हम चलते हैं, बहुत सारी इस सर्दी में इस श्वास की वजह से अस्थाकाइंड एक सिरप आता है मेरे साथियों। अस्थाकाइंड सिरप में क्या है कि अस्थाकाइंड सिरप में जो ज़्यादा सांस फूल रहा है, सांस चलने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा पसलियाँ चल रही है, तो आप सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। सिरप बड़ों को 1 चम्मच, छोटों को 1/4 चम्मच आप देके, और गर्म पानी का आप यूज़ करा सकते हो। उसके साथ साथ
साथियों, जैसे आपने देखा होगा अस्टाकाइन मैंने बताया आपको, अस्टाकाइन टैबलेट आती है वो मैंने आपको बताई है। मैंने वाइसलोन 10 mg 5 mg बताई है। मैंने मॉक्स 500 mg बताई है। मैंने अस्टाकाइन एक सिरप बताया है। थियोस्थालिन एक सिरप आता है। अगर कोई ग्रसित है, बलगम नहीं निकल रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन है, चेस्ट एकदम टाइट हो चुकी है और सूजन आ चुकी है, सांस नहीं आ रहा है बड़े बुजुर्गों को, तो आप लोग तुरंत गर्म पानी का सेवन करवा के उसको अस्टाकाइन यानी कि आप थियोस्थालिन की या तो टैबलेट दीजिए पूरी या फिर सिरप देकर आप उनको रिलीफ दे सकते हो। मेरे साथियों, आप उसके बाद में आप अपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं कि अच्छे ट्रीटमेंट देकर हम श्वास वाले मरीज को अच्छा ट्रीटमेंट देकर श्वास वाले मरीज को उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। मगर मेरे साथियों, ये ध्यान रखिए, जो भी हमारे चिकित्सक हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हायर सेंटर आप भेज सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट आप दिलवा सकते हैं। जो गृहिणी हैं, जो घर में इस तरह का जो पेशेंट रहते हैं, जो घर में रहते हैं और जो हॉस्पिटल से दूर रहते हैं, जो बहुत हॉस्पिटल के दूर हैं, तो उनको भी घर में ये 4 दवाइयाँ रखना ज़रूरी है। अगर ये 4 दवाई आप इमरजेंसी में रखेंगे तो आप इमरजेंसी में उन्हें अपने पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। यस, ठीक करने के लिए तो आप अपने एक डॉक्टर से सलाह लीजिए। मेरा जितना भी समझाने का तरीका है या फिर मेरा जितना भी मेडिसिन का ज्ञान था, इस पेशेंट को यानी कि एक जो है ना चेस्ट की एलर्जी, चेस्ट की इन्फेक्शन, श्वास का इन्फेक्शन और दमे का इन्फेक्शंस को मैंने एक साधारण तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ये बीमारी है, किस तरह से ये बीमारी ठीक हो सकती है, कि ये बीमारी में कौन सी टैबलेट्स देनी चाहिए। तो मैंने सारा धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा ये चिट्ठा मैंने आपको बताया है। मैंने जो तो इसका आप लोग प्रयोग कीजिए। आई होप सो कि मेरी एक वीडियो आपको कैसी लगी होगी। किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए यानी कि अगर कोई सी भी एंटी एलर्जी आपके पास है, शरीर में श्वास की बीमारी है या इसके संबंधित कोई भी बीमारी के बारे में आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट देता हूँ किसी भी एलर्जी का, तो आप लोग निश्चित रह जाइए। मैं आपको इलाज दूंगा और मैं आपको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मेरी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना न भूलिए। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, फिर एक ऐसे ही वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक लीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक।